हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन। वेलकम करता हूं आपका चैप्टर नंबर 11 में, जिसका नाम है कोरिलेशन। काफ़ी टाइम से इस वीडियो का वेट हो रहा था। कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। काफ़ी सारी एडिटिंग की इश्यूज आ रहे थे, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा वेट करवाना पड़ा अपने व्यूअर्स को। लेकिन अब आपकी वीडियोस जो है वो डेली अपलोड होती रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए हम शुरू करते हैं कोरिलेशन का चैप्टर। और कहीं ना कहीं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 6 मार्क्स तक का कम से कम टीचर 2 क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से दे सकती है। तो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो कंफर्म है ही है प्रैक्टिकल, और कहीं ना कहीं इसकी थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको साथ साथ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की जानकारी देता रहूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर सोल्व करके भी दिखाऊंगा, थ्योरी आपको साथ साथ समझा भी दूंगा। और इतने इजी तरीके से हम इस चैप्टर को करने वाले हैं कि आप कभी भी इस चैप्टर को भूलोगे नहीं। तो वरना बच्चों के लिए यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोरिलेशन के मतलब से। कोरिलेशन का मतलब बेसिकली रिलेशन के नाम से ही डेवलप हो जाता है। जब मैं कहीं दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप को देखने की कोशिश करता हूं, तब वो बन जाता है कोरिलेशन। बेसिकली इसको मैं बहुत ही इजी भाषा में समझाऊं तो जैसे हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन देखते हैं। रिलेशन बोले तो मतलब क्या कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। तो बेसिकली जब मैं एक चीज के चेंज होने की वजह से दूसरी चीज के चेंज होने में रिलेशनशिप को डेवलप करने की कोशिश करता हूं, तब वो बन जाता है आपका कोरिलेशन। तो जब मैं प्राइस को बढ़ाता हूं तो क्वांटिटी कम हो जाती है। बेसिकली ये दोनों दूर दूर भागती हैं, भाग रही है ना दूर, तो ये है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। लॉजिक समझ में आया मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं? जब एक चीज दूर दूर भाग रही हो, एक एक डायरेक्शन में जाने की जगह दूर दूर अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हो, ये है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। सेम ऐसे ही अगर मैं प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशन देख लेता ना, तो प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती है, दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली ये है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। तो लॉजिक समझ में आया मैं यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो हम जब चीजों का रिलेशन देख रहे होते ना, तो सिर्फ हमें पता नहीं होता कि हम कोरिलेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब देख लो, ये इतना ही इजी है जितना आपने डिमांड और सप्लाई के चैप्टर को पढ़ा था। क्लियर मेरी बात? तो कोरिलेशन की डेफिनेशन सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं। व्हेन द रिलेशनशिप ऑफ अ क्वांटिटिव when the relationship is of a quantitative nature and the appropriate statistical tool for discovering and measuring the relationship। देखो, कहीं ना कहीं ये जो आपकी रिलेशनशिप है ना कि भैया प्राइस बढ़ा और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी कम हुई, कितनी वर्ड यूज किया, क्या वर्ड यूज करा, कितनी कम हुई। तो ये जो कितनी वर्ड है ना कि हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड इज फॉल, तो ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, यही समझना है। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, लेकिन भाई एक मैनेजर के लिए यह समझना जरूरी है कि डिमांड पर कितना इफेक्ट पड़ता है। और ये जो जवाब है ना, ये आपको कोरिलेशन देगा। क्लियर मेरी बात या कोई डाउट? तो बेसिकली क्या लिख रहा है? व्हेन द रिलेशनशिप इज ऑफ ए क्वांटिटेटिव नेचर, जब रिलेशनशिप को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसे नंबर में बता सकते हैं, तो हमें एक एप्रोप्रिएट टूल की जरूरत पड़ती है जो हमें रिलेशनशिप को मेजर करके बता सके भैया कितना फर्क पड़ रहा है। और एक्सप्रेसिंग इट इन अ ब्रीफ फॉर्मूला इज नोन एज कोरिलेशन। और जब वो मुझे एक फॉर्मूला प्रोवाइड कर देता है, तब मैं उसे कोरिलेशन कहता हूं। डन। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल में बी जस्ट अ कोइंसिडेंस। भाई रिलेशनशिप में ना तुक्का नहीं है। तुक्का बोले तो हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है। चल यार मान लेते हैं ऐसा हो गया, तो भैया काली बिल्ली रास्ता काट गई ना, तो आज आपका काम नहीं बनेगा। इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ तुक्का है। तो बेसिकली इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। तो कोरिलेशन ऐसी चीजों के ऊपर काम नहीं करता। कोरिलेशन काम करता है फैक्ट और फिगर, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर। अब जैसे मैं बाइक तेज चलाऊंगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोरिलेशन इसको बता सकता है। लेकिन काली बिल्ली रास्ता काट के गई, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, इसका कोई प्रूफ
नहीं है। वंस मे बी फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। एग्जाम्पल, व्हेन देयर इज अ डिपार्चर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम अ सेंचुरी यू विल फाइंड वेडिंग सेरेमनीज इन द कंट्री। सच ए रिलेशनशिप इज मीनिंगलेस। भाई बर्ड्स अपना घोंसला छोड़कर जा रही है, लो भैया शादी का सीजन आ गया, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। There, in other words, spurious relationship which are devoid of any meaningful conclusion, such relationship is not treated as correlation। तो ऐसे फालतू के correlations या ऐसे फालतू के coincidence जो होते हैं वो correlation नहीं होते। Only those relation is treated to be correlation which offer some meaningful conclusion। तो उन्हीं चीजों का कोरिलेशन माना जाएगा जो कुछ आपको मीनिंगफुल चीजें डिवोट करेंगे, समझाएंगे। क्लियर मेरी बात? पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन, अभी अभी मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव का थोड़ा सा एग्जांपल दिया था ना। तो पॉजिटिव कौन सा हो गया? क्वांटिटी और प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस का रिलेशन हो गया ना पॉजिटिव। नेगेटिव कोरिलेशन प्राइस और डिमांड का रिलेशन, क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन हो गया ना नेगेटिव। तो देखो डेफिनेशन भी कुछ ऐसी होगी। व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन। पॉजिटिव कोरिलेशन कौन सा है? प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं भाई। व्हेन वन इंक्रीज द अनदर ऑल्सो इंक्रीज, व्हेन वन डिक्रीज अनदर ऑल्सो डिक्रीज, इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर मेरी बात? इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई में बी साइटेड एज दिस एग्जाम्पल। तो देखो अगर यहां पर मैं इसको ऐसे लिख लूं, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी सप्लाइड है, तो बेसिकली प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है, और ऐसी प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो रही है। क्लियर? नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन मैंने क्या कहा था? ये बेचारे ब्रेकअप हुए लवर्स की तरह है, दूर दूर भागते हैं भाई। तो बेसिकली ये भी ऐसा ही है। व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शन, प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज कम हो जाती है, दोनों दूर दूर भाग रहे हैं। इट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड मे बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल। तो देखो प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, तो हम एक्स वाले को प्राइस मान लेते हैं, इसको क्वांटिटी डिमांडेड मान लेते हैं। अब आ गया आपका नेगेटिव और पॉजिटिव कोरिलेशन। व्हाट डज कोरिलेशन मेजर? अब भैया कोरिलेशन क्या मेजर कर रहा है ये तो बता दो। भाई कोरिलेशन कुछ नहीं, आपका प्राइस कम होने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है यही तो मेजर कर रहा है। Often such student tends to believe correlation suggests relationship between two variable, one is the cause of the other. The correlation between price and quantity demanded of a commodity clearly an increase in price, decrease in quantity demanded and vice versa. Change in cause in price, change in demand, but to be empirically it is a cause and effect relationship between the variables, it is not at any all precondition of the theory। तो बेसिकली सिंपल है, इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा कहो भैया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है, कितना फर्क पड़ता है ये बताता है, और हम इस रिलेशनशिप को स्टडी कर लेते। तो हु आर गुड इन एकेडमिक्स मे बी गुड इन स्पोर्ट्स ऑल्सो, इट इज ए मीनिंगफुल रिलेशनशिप इफ वन फाइंड्स, बट श्योरली देर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड वेरिएबल्स। ओके, तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना सा समझना है। ऑफ कोर्स एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल शुड बी कैपेबल ऑफ सम मीनिंगफुल कंक्लूजन। आप कोई भी डाटा उठा लो, लेकिन आप मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल सकते हो तभी आप उस कोरिलेशन कह सकते हो, अदरवाइज आप उसे कोरिलेशन नहीं कह सकते। डन मेरी बात? अब आ जाता है लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर का मतलब आप सिंपल समझो, यहां पर दो फैक्टर होंगे, जब दोनों सेम परसेंटेज से बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, यानी परसेंटेज इनकी सेम है बढ़ने की तो लीनियर, और अगर ये अलग अलग परसेंटेजेस में बढ़ रहे हैं तो ये हो गया नॉन लीनियर। When two variables change in constant proportion, it is called linear correlation. If the two sets of data bearing fixed proportion to each other shown on graph paper, this relation will be indicated by a स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली जब मैं इस लीनियर कोरिलेशन को देख रहा हूं, देखो 2 से 4 के बीच में 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 2 का, ऐसे यहां पर 5 का डिफरेंस, यानी कि परसेंटेज जो है वो बेसिकली सेम रहेगी इंक्रीमेंट की, यानी जो आपका चेंजेस दिखाई दे रहा है वो सेम रहेगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है? जब दोनों के बीच में सेम परसेंटेज, सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शन से इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिल रहा है, तब वो आपका बन जाता है
कोरिलेशन लीनियर वाला। नॉन लीनियर अब आपको समझ में आ चुका होगा, जहां पर ये बीच की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी तब आप उसे कहोगे नॉन लीनियर। तो व्हेन टू वेरिएबल डज नॉट चेंज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जब वो कांस्टेंट रेशो में चेंज नहीं होते तब आपका वो बन जाता है नॉन लीनियर। तो यहां पर जो है आपकी लाइन बनेगी इस रिलेशनशिप की, वो बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं बनेगी, वो कुछ इसी तरीके से इधर उधर घूमती हुई बनेगी, और यही है आपका नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो देखो यहां पर ये तो सेम है 2 4 6, तो बीच में गैप 2 2, लेकिन यहां पर देखो गैप सेम नहीं है। 3 से 7 4 का डिफरेंस, फिर 5 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस, फिर 7 का डिफरेंस, डिफरेंस कोई भी हो सकता है, 10 का डिफरेंस, फिर 10 का डिफरेंस, तो इसलिए यहां पर डिफरेंस चेंज होता रहता है। ओके, फिर आ जाता है सिंपल कोरिलेशन और मल्टीपल। जब मैं दो डाटा के बीच में कोरिलेशन देखता हूं, भाई कोरिलेशन देखने के लिए कम से कम दो फिगर तो चाहिए ना, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दो तो चाहिए ना। तो जब मैं दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप देखता हूं, इसे मैं सिंपल कोरिलेशन कहता हूं। जब मैं दो से ज्यादा चीजों के बीच में कोरिलेशन चेक करने की कोशिश करता हूं, तब मैं उसे मल्टीपल कोरिलेशन कहता हूं। व्हेन रिलेशनशिप अमंग 3 और मोर देन 3 वेरिएबल इज स्टडीड साइमल्टेनियसली, इट इज कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। क्लियर है मेरी बात? Partial correlation when more than two variables are involved and out of these relationship between only two variable is studied treating other variable constant, then correlation is partial। मेरे पास कई सारे फैक्टर्स होते हैं। मैंने कहा भाई हरियाणा में लोगों की हाइट जो है वो लंबी क्यों होती है, तो भाई जेनेटिकल फैक्टर हो सकते हैं, अच्छा भाई जिम शिम जाते हैं, अच्छा पेरेंटल हो सकते हैं, भाई उसके बाद भाई एक्सरसाइज करता था, रनिंग करता था, जिम करता था, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स डाल दिए, डाइट बहुत अच्छी लेता था, तो ये सारी चीजें। लेकिन अब इसमें से मैंने क्या कहा, चलो भाई सिर्फ पेरेंटल फैक्टर्स को ले लेते हैं और बाकी सब फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका पार्शियल कोरिलेशन, जहां पर मैं सारे के सारे फैक्टर्स को कंसीडर नहीं कर रहा, उसमें से कुछ एक या दो फैक्टर कंसीडर कर रहा हूं और बाकी सबको हटा रहा हूं, दैट इज पार्शियल। तो जब मैं डाटा से पूरा का पूरा आंसर ना निकाल के पार्शियल आंसर निकालता हूं, तब वो आपका बन जाता है पार्शियल कोरिलेशन। डन मेरी बात? इसके बाद आपके पास आ जाता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप करोगे उसके अंदर जो आंसर आएगा ना, आंसर को आपको आखिरी में एक डिग्री एक्सप्लेन कर करानी है। ओके, तो इसलिए इसे ध्यान से समझना। डिग्री ऑफ कोरिलेशन रेफर्स टू द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सीधी भाषा में आंसर क्या आएगा, तो परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब होता है बिल्कुल परफेक्ट नापा तुला चेंज इसमें आता है। व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन सेम प्रोपोर्शन, इट इज कॉल्ड परफेक्ट कोरिलेशन। अब ये परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। बेसिकली इसको ऐसे समझते हैं, प्राइस बढ़ा 10%, क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई 10%, ये बिल्कुल सेम लेवल पर काम कर रहा है, सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो देखो क्या लिखता है, कोरिलेशन इज परफेक्टली पॉजिटिव व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन टू वेरिएबल इन इट इज सेम डायरेक्शन, तो आंसर पॉजिटिव। और अगर मैं कहूं कि भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोरिलेशन इज परफेक्टली नेगेटिव व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन टू वेरिएबल इन अपोजिट डायरेक्शन, और यहां पर आपका आंसर आएगा -1। लॉजिक समझ आया? अभी मैंने ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन था, तो ये परफेक्ट परफेक्ट नेगेटिव हो गया। और अगर जब मैं प्राइस को बढ़ाता और क्वांटिटी सप्लाइड को भी बढ़ाता 10% दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये हो जाता आपका परफेक्ट पॉजिटिव और ये हो जाता आपका परफेक्ट नेगेटिव। क्लियर? अब इसके बाद आंसर 1 ना आके कुछ और आ जाता तो परफेक्ट नहीं होता, फिर हाई डिग्री लो डिग्री हम उसे चेकआउट करते। अब आंसर 0 आ जाता, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा भैया आटा जो है, आटे का प्राइस बढ़ गया, इससे पेट्रोल की डिमांड पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। तो बेसिकली जब एक की चेंज होने से दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम कहते हैं भैया ये दोनों चीजें आपस में रिलेट नहीं करती, देयर इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। If there is no relationship between two variable, then change in one has no effect on another, then those series will be lack of any correlation between them। तो एक के चेंज होने से दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब यहां पर आपके पास अगर आंसर 1 ना आके, अगर आंसर 0 ना आके, इनके बीच में आ जाता,
अगर आंसर 1 आता तो परफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव होता। अगर आंसर प्लस का 1 है तो क्या होता, परफेक्ट पॉजिटिव। अगर आंसर माइनस का 1 है तो परफेक्ट नेगेटिव। लेकिन क्या होता जब आंसर आपका 0.8 आ जाता, क्या होता आंसर 0.5 आ जाता, क्या होता आंसर 0.2 आ जाता। तो ये सारी चीजें आपको इसमें अब पता लगेंगी। तो देखो क्या लिखता है, between the perfect correlation and absence of correlation there is a situation of limited degree of correlation. In real life one mostly find limited degree. real life के अंदर आपको ना तो परफेक्ट पॉजिटिव देखने को मिलते, ना तो परफेक्ट नेगेटिव देखने को मिलते। बहुत रेयर सिचुएशन ऐसी होती है, लेकिन लिमिटेड डिग्री आपको हर जगह पर मिल जाती है। तो सबसे पहले हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन का मतलब अगर आपका आंसर 1 और 0.75 यानी 0.75 से लेके अगर आपका 1 के बीच में आंसर आ रहा है तो मैं इसे कहता हूं हाई डिग्री है भैया। इसके अंदर बहुत ही गहरा प्यार है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा कोरिलेशन है, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो अगर 0.8 था इसका मतलब ये हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। क्लियर। अब आ जाता है मॉडरेट डिग्री। ठीक है, ज्यादा प्यार नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा है। क्लियर। तो थोड़ा थोड़ा वाला बात कर लेते हैं। मॉडरेट, व्हेन कोरिलेशन इन टू सीरीज इज नाइदर लार्ज नॉर स्मॉल, इट इज मॉडरेट डिग्री। तो ये आंसर होना चाहिए था 0.25 से 0.75 के बीच में जो भी आंसर आएगा। तो मैंने ये जो 0.5 वाला एग्जांपल लिया था कि अगर कोरिलेशन का आंसर 0.5 आ जाए तो मैं उसे कहूंगा मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इसके बाद when degree of a correlation of two series is very small, it is low degree of correlation। तो ये हो गया आपका लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन अगर आपका आंसर आया 0.2। डन मेरी बात। तो ये ही इसने टेबल से दिखाने की कोशिश करी है। आंसर 1 आ रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव, उसके बाद 0.75 से 1 आ रहा है तो बेसिकली हाई डिग्री, उसके बाद 0.25 से 75 के बीच में आ रहा है तो मॉडरेट, 0 से 0.25 के बीच में आ रहा है तो लो डिग्री, और फिर आखिरी में अगर 0 आ रहा है तो आपका बिल्कुल कोई कोरिलेशन है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। सेम कहानी इसने नेगेटिव के साथ भी करके दिखाई है। ओके। इसके बाद आ जाता है मेथड्स। मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का। इन तीनों मेथड्स में से 2 इंपॉर्टेंट मेथड हैं ये। टीचर मोस्टली इन दोनों मेथड्स को ही प्रेफर करती है, यानी कार्ल पियर्सन और स्पीयर्समैन रैंक मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ जाता है। लेकिन अगर मुझे अटपटा पेपर बनाना हो, हटकर पेपर बनाना हो, भाई मुझे तो ये पता है कि बच्चों को सपोज फेल करना है, तब टीचर स्कैटर डायग्राम देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे ये दोनों मेथड करके चले जाते हैं, तीसरा मेथड करके नहीं जाते। मेरी सजेशन ये है जब चैप्टर से क्वेश्चन आना है तो तीनों मेथड आप लोग करके जाएंगे, कोई भी मेथड लेफ्ट आउट नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए मैं तीनों मेथड आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहला वाला मेथड बहुत इजी है, एक बार समझ में आ गया फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। देखो नाम से ही पता लग रहा है स्कैटर्ड का मतलब कुछ बिखरा हुआ, डायग्राम, और उसके बाद इसी वजह से हम कोरिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो लिखता है स्कैटर डायग्राम ऑफर्स ग्राफिक एक्सप्रेशन ऑफ डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। स्कैटर डायग्राम कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, डिग्री प्रोवाइड करता है कोरिलेशन की। टू मेक स्कैटर डायग्राम डाटा आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर। तो स्कैटर डायग्राम में क्या होगा, आपके पास एक ग्राफ होगा, आप उसके ऊपर सारा का सारा जो डाटा है वो डॉट्स की टर्म में इस तरीके से आप उसे प्लॉट कर दोगे, और जैसे ही प्लॉट करने के बाद आप इसे ज्वाइन करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो अ डॉट आर मार्क फॉर ईच वैल्यू, द कोर्स ऑफ डॉट्स वुड इंडिकेट द डायरेक्शन एंड क्लोजनेस ऑफ वेरिएबल। तो देखो बेसिकली अब आप इस डायग्राम को देख सकते हो। ये देखो सबसे पहले इस वाले डायग्राम को देखो, डॉट्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रही है, डॉट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रही है। मैं इसको यहाँ पर प्राइस लिख देता हूँ या क्वांटिटी सप्लाइड लिख लेता हूँ। तो देखो प्राइस भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इसे कह रहा हूँ परफेक्ट पॉजिटिव। क्लियर। अब आ जाते हैं हम दूसरे डायग्राम में। यहाँ पर सपोज ये इस वाले डॉट को ज्वाइन करता हूँ, फिर इस वाले डॉट को ज्वाइन करता हूँ, फिर इस वाले डॉट को ज्वाइन करता हूँ। तो बेसिकली हो क्या रहा है,
एक चीज कम हो रही है और दूसरी चीज बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है, दूसरी चीज बढ़ रही है। इसका मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, इसीलिए ये है नेगेटिव। ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन स्ट्रेट लाइन में कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये है परफेक्ट नेगेटिव। हो गया ओके। अब यहां पर डॉट्स को देखो, यहां पर डॉट्स को देखो क्या हो रहा है। डॉट्स जो है वो एक जगह पर नहीं है, एक लाइन में नहीं है, स्ट्रेट है, बिखरी हुई सी हैं, लेकिन फिर भी एक डायरेक्शन में है, क्लोजनेस भी है। डॉट्स देखो क्लोज है, नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं गई, तो बेसिकली ये कोरिलेशन है, पॉजिटिव भी है। क्योंकि अगर जब आप डॉट्स को ज्वाइन करके देखोगे, डॉट्स को ज्वाइन करके आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एक लाइन ड्रॉ कर पा रहे हो, और लाइन जो है वो पॉजिटिव एरिया पर शो कर रही है। शो करने का मतलब क्या हुआ कि आप जो है इसके अंदर डिग्री ऑफ कोरिलेशन को चेक कर पा रहे हो, तो इसलिए ये है पॉजिटिव। यहां पर ऐसी डॉट्स नीचे की तरफ जा रही है, तो ये है नेगेटिव। यहां देखो डॉट्स बिखरी हुई है, दोनों डायरेक्शन में कोई कंफर्म नहीं है, इधर जाएगी इधर जाएगी, तो आपको समझ में आ नहीं रहा, तो बेसिकली ये है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन या नो कोरिलेशन। डन हो गया। तो अब इसको देखते हैं। As should clear from the scatter diagram, closeness dots towards each other in a particular direction indicates higher degree of correlation. If the dots are scattered, showing neither closeness nor any direction, then it is an indication of low degree of correlation. तो जब आप डायरेक्शन का पता नहीं कर पा रहे, जब आपको क्लियर कट कोई जवाब नहीं मिल रहा, तब आप इसको कहते हो कि भैया यहाँ पर कोई कोरिलेशन नहीं है। तो यही चीजें आपको स्कैटर डायग्राम से समझना है। तो स्कैटर डायग्राम का डायग्राम याद कर लेना, पांचों डायग्राम्स ये और डेफिनेशन याद कर लेना, बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए स्कैटर डायग्राम। डन। तो देखो मेरिट्स की बात करें तो स्कैटर डायग्राम बड़ा ही इजी है। क्यों है बड़ा इजी? क्योंकि फट से लोगों को समझ में आ जाता है। स्कैटर डायग्राम इज वेरी सिंपल मेथड फॉर स्टडिंग एंड कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। जस्ट ए ग्लैंस डायग्राम देखते ही आपको पता लग जाता है कि पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स हैव नॉट रिलेशन और नॉट। स्कैटर डायग्राम इंडिकेट्स वेदर रिलेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। फट से बता देता है कि आपका जो पॉजिटिव है या नेगेटिव रिलेशन है, ये सारी चीजें आपको क्लियर कट कर देता है। डीमेरिट्स की बात करें, नुकसान की बात करें, तो स्कैटर डायग्राम डज नॉट मेजर प्रिसाइज एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन। कितना कोरिलेशन है, एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं बताता। गिट गिव्स ओनली अप्रोक्सीमेट आइडिया, सिर्फ आपको आइडिया देता है कि कितना कितना कोरिलेशन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन हाई डिग्री है, लो डिग्री है, मॉडरेट डिग्री है, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं देता। इट इज नॉट क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द रिलेशनशिप, ये क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है, ये सिर्फ आपका क्वालिटेटिव मेजर्स आप इसे कह सकते हो, नॉट क्वांटिटेटिव चेंज। ओके, तो ये बेसिकली आपके पास एक डायग्राम दे रखा है और डायग्राम से ही हम इस चीज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखो ये है आपका हाइट और ये है आपका वेट। सब आपको कुछ नहीं करना, आपको एक कॉम्बिनेशन उठाना है और ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो सबसे पहले आपका जो कॉम्बिनेशन है, हाइट है 180 सेंटीमीटर, तो 180 सेंटीमीटर आपका ये हो गया, और आपका जो वेट है दैट इज 65, ये हो गया, ये आ गया डॉट, तो ये मैंने यहाँ पर डॉट पुट कर दिया। दूसरा है 150 और 154, ये आ गया आपका 150 और 154, ये हो गया आपका ये वाली डॉट। ओके, तो बेसिकली आपको इस तरीके से ग्राफ को उठाना है, पॉइंट्स को प्लॉट करना है। अब देखो एट ए ग्लैंस देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट ऑफ द स्टूडेंट। देखो ये देखो बढ़ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं देखो इस तरीके से, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव सा कोरिलेशन है, और कहीं आपका ये परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है। परफेक्ट पॉजिटिव होता तो एक ही लाइन में सारी डॉट्स आती। तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी हाइट बढ़ रही है तो वेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये बहुत ही इजी मेथड है, इसे लेफ्ट आउट करके मत जाना। इसके बाद आपके पास आ जाता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। न्यूमेरिकल की टर्म्स में बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनता है वो इसी मेथड से बनता है। खास बात यह है, जैसे मीन मीडियन मोड में आपने इतने सारे फॉर्मूले करे, यहां पर आपके पास दो ही फॉर्मूले हैं। दोनों में से आपका जौन सा मन करे आप वो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर एक सिचुएशन बता दूंगा कि कौन सा वाला फॉर्मूला किस सिचुएशन में अप्लाई करना फायदेमंद है। तो सबसे पहले स्कैटर डायग्राम मेथड ऑफ कोरिलेशन merely indicates the direction of correlation but not its precise
मैग्नीट्यूड। तो कार्ल पियर्सन हैज गिवन क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। तो कार्ल पियर्सन भाई ने हमारे जो है वो कोरिलेशन दे दिया था, और इसके साथ उन्होंने बताया कि आप किसी भी दो चीज़ों के बीच में कोरिलेशन का पता कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा डिग्री ऑफ कोरिलेशन है या बहुत कम डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। यहां पर हम कोरिलेशन को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। हो गया ओके। तो ये आपका पुराना मेथड है। अभी आप लोगों की बुक में स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, तो आप इस मेथड को या इस फॉर्मूले को मत करना। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो है सिग्मा एक्स वाई है और फिर n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले आपके कट चुके हैं, तो इसलिए आपको इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसका नया और एडवांस फॉर्मूला आपको ये दे दिया, और यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ओके तो देखो यहां पर लिखता है सिग्मा एक्स वाई अंडर द रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। अब यहां पर ये जो x है ना, छोटे वाला, छोटा x जो आया है वो आया कैसे है, x माइनस एक्स का मीन। यानी कि सबसे पहले आपको सीरीज के अंदर मीन निकालना है। मीन निकालते कैसे है, मीन याद आया, वही एवरेज निकालना था। अगर आपके पास 10 अक्षर हैं तो 10 को ऐड करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स करो, मीन आ जाएगा। आ गया समझ में? तो ये था आपका मीन, तो x माइनस मीन। ऐसे ही छोटे y का मतलब है y माइनस वाई का मीन। तो आपको सबसे पहले y सीरीज का मीन निकालना है और फिर y की सारी वैल्यूज को उस मीन में से माइनस करना है। उसके बाद x और y की मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए, x का स्क्वायर भी चाहिए और y का स्क्वायर भी चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो दोबारा से देखो, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर, उसके बाद सिग्मा वाई स्क्वायर। यहाँ पर x जो है x माइनस मीन, y जो है y माइनस मीन। ओके अब आपको क्या समझ में आया वो देखते हैं। ये आपके पास x गिवन है एक सीरीज, तो बेसिकली ये जो है ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगी। तो इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। इन सारे नंबर्स को ऐड कर दो, यानी जैसे 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ये कितने हो गए, 3 3 6 7 नंबर आपके पास ये हो चुके हैं, डिवाइडेड बाय 7 आ गया ना मीन। तो आपका ये जो मीन आएगा से, ये आपका मीन जो आ रहा है दैट इज 35, इसका टोटल ऊपर आएगा 35 डिवाइडेड बाय 7 और ये आपके पास आ जाएगा 5। अब सारे x को घटाते चले जाओ, यानी कि 2 - 5 मीन आ रहा है ना, तो x माइनस मीन करना है अपने को। तो देखो अब आपको इस टेबल से समझाता हूँ। सबसे पहले आपके पास ये सीरीज़ आपने इस तरीके से लिख ली, ऐसी y भी आपने इस तरीके से लिख लिया। सबसे पहले मैंने कहा था इसमें हमें मीन निकालना पड़ता है, तो ये हमने देखो यहाँ पर मीन निकाल लिया। मीन कैसे निकाला था, x का टोटल किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, हो गया ओके, नंबर ऑफ आइटम्स आ गया मीन। अब मैंने कहा दूसरी चीज अपने को क्या चाहिए था, छोटा x चाहिए। छोटे x के बिना तो ये फॉर्मूला आगे बढ़ नहीं रहा था, तो बेसिकली छोटा x निकलेगा कैसे, x माइनस मीन। तो बेसिकली ये x है और ये इसमें से माइनस करना है अपने को मीन। तो जैसे 2 माइनस, मैं इस पूरे की पूरी को हटा देता हूं ताकि दिक्कत ना रहे। हाँ तो बेसिकली ये आपके पास थोड़ा सा इसको हम यहाँ साइड में डाल देते हैं। हाँ तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 2 - 5, 3 - 5, 4 - 5, 5 - 5, 6 - 5, 7 - 5, 8 - 5। आपको ये लिख के ही करना है, ऊपर बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिख लेना x माइनस मीन, ताकि आपकी कोई गड़बड़ ना रहे। और ये देखो आ गया -3 -2 -1 0 1 2 3। अब ध्यान देने वाली बात, ये आपके पास आया है छोटा x, और अगर मैं इसका टोटल कर दूंगा तो ये आपका आएगा 0। क्या मुझे छोटे x को की जरूरत थी, यानी सिग्मा x की पूरे फॉर्मूले में कहीं जरूरत थी क्या? देखो यहां तो एक्स वाई चाहिए, या x का स्क्वायर चाहिए, या y का स्क्वायर। तो बेसिकली इसके टोटल की मेरे लिए कोई इफेक्टिवनेस नहीं है, मुझे तो x स्क्वायर का टोटल चाहिए था। तो मैं अब x के स्क्वायर करूंगा सबसे पहले। तो स्क्वायर करते ही -3 का 9 बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। उसके बाद 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर यानी 1, उसके बाद 1 ऐसे 4 और ऐसे 9। तो बेसिकली मैंने क्या किया है स्क्वायर करने के लिए, -3 × -3, -3 -3
प्लस का 9। हो गया डन। तो ऐसे सारी वैल्यूज़ को करता चला गया और मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर का टोटल। डन। मेरे पास फॉर्मूले में मुझे क्या चीज़ चाहिए थी, ध्यान से दोबारा मैं फॉर्मूला यही स्क्रीन पे ही लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना रहे। आपको सबसे पहले चाहिए था सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर अंडर द रूट। तो एक्स स्क्वायर अपने पास आ चुका है। अब वाई से मैं सबसे पहले फिर वाई की सीरीज आएगी तो मीन निकालूंगा। मीन निकालती मेरे पास फिर से वही कहानी आ जाएगी, 4 माइनस 10, 4 माइनस 10, 7 माइनस 10, 8 माइनस 10, 9 माइनस 10, 10 माइनस 10 और 14 माइनस 10 और 18 माइनस 10। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, y माइनस वाई का मीन, यही तो कर रहे हो। आ जाएगा आपके पास -6 और ये अपने को y का टोटल नहीं चाहिए, अपने को y स्क्वायर का टोटल चाहिए। तो सबसे पहले 6 6 दा 36, फिर 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, इस तरीके से मैंने y स्क्वायर आखिरी में y स्क्वायर का टोटल कर दिया, आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक चीज रहेगी। देखो एक्स स्क्वायर मेरे पास निकल चुका है, ये फॉर्मूले में देखो एक्स स्क्वायर निकल चुका है, वाई स्क्वायर निकल चुका है, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई का टोटल चाहिए। तो सबसे पहले एक्स का है, ये रहा एक्स, ये का है वाई का है, ये रहा वाई, और इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई का टोटल चाहिए। तो -3 -6 दैट इज प्लस का 18, -2 -3 दैट इज प्लस का 6। मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 1 2 जा 2, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर भी 0 आ रहा था, यहाँ भी 0 आ रहा था, यहाँ 1 था, यहाँ उसके बाद 0 था, तो बेसिकली ये आपका आ गया 0। और 2 4 जा 8 आ गया, और 3 8 जा 24 आ गया। तो x और y की मल्टीप्लाई होगी और आपका ये, अपने को इसका भी टोटल सिग्मा चाहिए, तो अब आ गया सिग्मा एक्स वाई। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अब आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के फॉर्मूले को याद करो। देखो जैसे ही मैंने फॉर्मूला याद किया तो मुझे क्या समझ में आया, मुझे समझ में आया एक तो एक्स वाई का टोटल चाहिए, एक्स वाई मल्टीप्लाई किया और उसका टोटल आ गया, ये डन हो गया। इसके बाद मुझे चाहिए था सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर ये रहा और इसका टोटल ये रहा, इनटू उसके बाद सिग्मा वाई स्क्वायर का टोटल चाहिए था और सिग्मा वाई स्क्वायर का टोटल ये रहा। तो बेसिकली आप अपना फॉर्मूला पुट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दूँ, एक्स वाई यानी 58 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर जो है दैट इज 28 इंटू 130। देखो अभी ये आपके पास आ गया, डन। अब मैं इस मल्टीप्लाई करके रूट को सोल्व कर लूँगा और मेरा आंसर आएगा 0.96। देखो 1 नहीं आया, 1 आता तो परफेक्ट पॉजिटिव 1 था, लेकिन यहाँ पर 0.96 आया, तो मैं क्या लिखूंगा, भैया x और y के बीच में हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन बोथ द वेरिएबल्स। क्लियर हो गया मेरी बात, बहुत ही ईजी तरीका है, सिर्फ फॉर्मूला याद करो, क्वेश्चन में वही चीज़ स्टेप बाय स्टेप निकालते चले जाओ और बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, अब आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और ये इसको सोल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, 21, 22, 28, 32, 35 और 36। बेसिकली ये x है, सीरीज़ है, तो सबसे पहले मुझे इसका क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी बेसिकली मैं इस सब का टोटल ले लूँ, सिग्मा एक्स का टोटल ले लूँ, तो टोटल आपके पास मैं यहाँ से देख लेता हूँ, दैट इज़ 174 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, नंबर ऑफ आइटम्स है आपकी 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दूँ इसको। तो ये हमने जब इसको 6 से देखो 174 डिवाइडेड बाय 6, तो आपका जो मीन आ जाएगा दैट इज़ 29 आ जाएगा। अब मुझे तो x से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो यहाँ x माइनस मीन चाहिए था, स्मॉल x निकालना था, तो स्मॉल x के लिए x माइनस मीन करना था। तो मुझे अब कैसे लिखना है, 21 माइनस 29, उसके बाद 22 माइनस 29, 28 माइनस 29, 32 माइनस 29, 35 माइनस 29 और 36 माइनस 29। हो गया ओके। आ जाएगी आपकी वैल्यू -8, ये हो गया -7, उसके बाद ये हो गया आपके पास -1,
इसके बाद 3, इसके बाद 6 और इसके बाद ये हो गया आपके पास 7। अब भी अपने को छोटे x से कोई काम नहीं है भाई, अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए एक्स स्क्वायर का टोटल। छोटा x तो सिर्फ मल्टीप्लाई में काम आएगा, डन है ना। तो बेसिकली अब अपना क्या निकलेगा यहाँ से, x का स्क्वायर। ये हो गया -864, 7 का 49, 1 का 1, 3 का 9, 6 का 36 और 7 7 जा 49 हो गया स्क्वायर। अब हम इनका टोटल कर देंगे। तो देखो हमने यहाँ पर यही चीज़ कर रखी है। अब कोई डाउट यहाँ तक, ये हो गया 208। क्लियर। सेम ऐसे ही y की कहानी करेंगे, y का लेंगे और उसके बाद मीन निकाल लेंगे। जैसे ही y को डिवाइड करेंगे तो मीन आ गया, तो फिर 18 -26, 20 -26, 25 -26, 30 -26, 31 -26, 32 -26 आ गया। आने के बाद सीधा इसको स्क्वायर कर दो, आपके पास वाई स्क्वायर आ जाएगा। हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बेस तो कंप्लीट हो गया। अब न्यूमरेटर के अंदर x और y की मल्टीप्लाई का टोटल चाहिए, तो अब मैं x और y की मल्टीप्लाई का टोटल करूंगा। तो अब -8 ये रहा, -8 ये रहा, 8 8 जा 64 आ गया, -7 और उसके बाद -6, 7 6 जा 42 हो गया, -1 -1 प्लस का 1, -3 प्लस 3 4 3 12, उसके बाद 6 और 5 6 5 जा 30, 7 और 6 42 आ गया, और ये आ गया आपका इसका टोटल। क्लियर है मेरी बात? वैल्यूज पुट कर दी और ये आ गया। अगर आपको अंडर रूट निकालना ना आ रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़ सकते हो। टीचर हाफ मार्क्स डिडक्ट कर सकती है, लेकिन सारे मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगी। आंसर यहाँ तक भी ऑलमोस्ट वैलिड हो ही जाता है, तो आप इसे यहाँ तक छोड़ सकते हो। ये नहीं है कि सिर्फ यहीं छोड़ दो, मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू तो लिख ही देना, कहीं पता लगे सर ने कहा था और ऊपर ही छोड़ दिया। डन मेरी बात? यहाँ तक कोई डाउट? एक तो था ये मीन वाला, डायरेक्ट मेथड कहते हैं इसको। अब हमारे पास एक और मेथड आएगा, शॉर्टकट। दूसरा शॉर्टकट को मैं हर बार क्या नाम देता हूं? एज्यूम्ड मीन मेथड, यही कहते हैं ना। तो अब यहां पर भी हमने कुछ ना कुछ क्या करना है, एज्यूम करना है। अब यहां पर आपको इस सीरीज में मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आप यहां पर वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे। ध्यान से देखना, बिल्कुल ठीक। देखो अब आपके पास आ जाएगा एनी कन्वीनियंट वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप उसमें से एज्यूम कर लो। तो ax, x में से जो एज्यूम करेंगे उसे ax कह देंगे, y से जो एज्यूम करेंगे उसे y कह देंगे। उसके बाद पूरी सीरीज को उस एज्यूम में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये रहा हेल्प द एज्यूम मीन फिर द x माइनस a। ठीक है, अब इससे dx dy आ जाएगा और आप इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दोगे। देखो ये फॉर्मूला भी ना आधा वहीं से उठा रखा है, आधा वहीं से उठा रखा है, थोड़ा सा एडवांस कर दिया। फॉर्मूला देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो पुराना वाला फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था वो क्या था, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स का स्क्वायर और सिग्मा वाई का स्क्वायर, और ये अंडर रूट, इस तरीके से था ना, ये बीच में मल्टीप्लाई था। तो अब इसी को एडवांस कर दिया। देखो सबसे पहले एक्स वाई की जगह इसने लिख दिया सिग्मा डी एक्स डी वाई, आधा फॉर्मूला यूं कहीं उठा लिया। इसके बाद नीचे देखो x का स्क्वायर था, तो यहां पर अपने पास अब dx होगा, डेविएशन फ्रॉम x होगा, तो आप यहां पर लिख देंगे सिग्मा dx का स्क्वायर। यहां तक तो ओके हो गया। ऐसे ही ये अंडर रूट दूसरा वाला लगा देता हूं, सिग्मा dy का स्क्वायर। देखो आधा फॉर्मूला यूं का यूं मैंने यहां से कॉपी पेस्ट कर दिया। अब तीनों में माइनस का रह गया, तीनों में माइनस वाला हिस्सा रह गया, बस देखो माइनस। अब बेचारा यहां पर एक साथ मल्टीप्लाई कर रखा था, अब अलग अलग मल्टीप्लाई, सिग्मा dx सिग्मा dy डिवाइडेड बाय n हो गया। अब यहां पर dx का स्क्वायर था, अब भाई ने सिर्फ माइनस करने के लिए सिग्मा dx का होल स्क्वायर बाय n कर दिया, और माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर बाय n कर दिया। तीनों में माइनस वाली चीज और जोड़ दी। लॉजिक समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया, एक ही से अपन ने फॉर्मूले को ड्राइव कर दिया। तो एक बार dx यहां भेज दिया, ये हाँ, एक बार जो है एक dx जो है वो आपने यहां भेज दिया। हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक dx तो आपने भेज दिया यहां और एक dy आपने भेज दिया यहां, अलग अलग करके, तो उसका होल स्क्वायर कर दिया।
लॉजिक है सिर्फ फॉर्मूले को याद करने का तरीका। एक बार फॉर्मूला समझ में आया फिर फॉर्मूले के अंदर कुछ नहीं है, और उसके बाद तो फॉर्मूले को देखते जाओ, वैल्यूज निकालते जाओ, काम खत्म। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, मेरी बात को याद रख लेना। ये 6 नंबर फ्री के होते हैं, जैसे ही मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर ना फॉर्मूला लिख लो, सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर फॉर्मूला लिख लो। मैं फिर से एक बार फॉर्मूला रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। सबसे पहले सिग्मा डी एक्स डी वाई अंडर द रूट सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर, और ऐसे ही अंडर द रूट सिग्मा डी वाई का स्क्वायर। यहां तक तो ओके हो गया, क्लियर है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। अब माइनस वाली तीनों टर्म्स रहेगी। अब यहां पर था सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाय एन, हो गया। यहां पर फिर अलग अलग करके माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ऐसे ही कॉपी पेस्ट सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, डन। अब यहां से देखते जाओ और वैल्यूज निकालते जाओ। सबसे पहले मैं आपको dx बता देता हूं क्या, इट इज डेविएशन फ्रॉम x। डेविएशन का मतलब हमने पीछे भी निकाला था dx, तो ध्यान रखना वही तरीका था। अब यहां पर मैं इसे लिख रहा हूं सबसे पहले x मान के 4 6 8 15 20 4 6 8 15 20, ओके हो गया। अब मैं एक चीज को एज्यूम कर लेता हूं, कोई भी एक चीज को एज्यूम कर लेता हूं। मैं अभी फिलहाल इस बीच वाली फिगर को ए कर लेता हूं, एज्यूम मान लेता हूं, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड में मैंने कहा था ना कि यहां पर हम मान लेते हैं कि यही अपना मीन है, टेंशन खत्म, निकालना ही नहीं मीन को, तो अपन ने एज्यूम कर लिया। अब एज्यूम कर लिया तो पूरी सीरीज को उस एज्यूम में से घटाना पड़ेगा। तो अब हम यहां पर डेविएशन फ्रॉम एक्स निकालेंगे dx, और dx आता कैसे है, x माइनस ए करके, x माइनस ए। तो 4 माइनस 8, ए क्या है, ए अपना यहां पर 8 है ना, तो 4 माइनस 8 6 माइनस 8 8 माइनस 8 15 माइनस 8 और अपने पास 20 माइनस 8 हो गया। यहां से आंसर आ जाएगा माइनस का 4, यहां से आएगा माइनस का 2, यहां से आएगा 0, यहां से आएगा 7 और यहां से आएगा 12। क्लियर हो गया। अब मैं इसका टोटल कर देता हूं। तो ये देखो अपने को क्या चाहिए, सिग्मा dx का टोटल भी चाहिए ना, तो अब यहां पर सिग्मा dx, देखो dx था, इसका टोटल सिग्मा dx, डन हो गया। तो 7 और 19, 19 में से 6 गया, दैट इज 13 हो गया। अब अपने को फॉर्मूले के अंदर dx का स्क्वायर भी चाहिए, dx का स्क्वायर, तो स्क्वायर करो भाई, ये हो गया dx का स्क्वायर। तो 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 0 7 7 जा 49, 12 का स्क्वायर 144, डन। अब dx का टोटल निकाल लो, dx स्क्वायर का टोटल मैं यहां से चेक कर लेता हूं ताकि टाइम ना लगे। तो ये हो गया 213, 213, ये हो गया आपका dx स्क्वायर का टोटल। अब देखो dx स्क्वायर अपने पास है, dx अपने पास है, तो यहां तक तो ओके हो गया, यहां तक कोई टेंशन नहीं बची। अभी अपने पास x की जरूरत एक जगह और है, वो कहां है, dx dy की मल्टीप्लाई में, यानी dx की जरूरत अभी एक जगह और बाकी है। ऐसे ही मैं y को भी सोल्व कर सकता हूं, सेम इसमें से कोई भी एक नंबर एज्यूम्ड मान लूं, सेम कोई भी एक नंबर एज्यूम्ड मान लूं, ये हमने 20 को एज्यूम्ड मान लिया। पूरी की पूरी dy कैसे निकालेंगे, dy है तो y माइनस ए करेंगे। a कैसे करें, a हमने ये 20 मान लिया, तो बेसिकली हमने क्या किया, यहां पर 10 माइनस 20, 15 माइनस 20, 20 माइनस 20, 25 माइनस 20 और 30 माइनस 20 आ जाएगा। माइनस का 10, माइनस का 5, 0 5 और 10, ये आ गया dy। टोटल कर दो, dy का स्क्वायर भी चाहिए, उसको स्क्वायर कर दो। यहां तक हो गया अपना काम क्लियर। अभी एक चीज और बाकी है, dx dy। देखो फॉर्मूले में क्या चाहिए था, एक चीज बाकी है और dx dy। तो बेसिकली अब आपको एक तो dx उठाना है ये, और एक dy उठाना है ये, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो -4 -10 दैट इज 40, मल्टीप्लाई कर दिया। 2 5 जा 10 और माइनस माइनस प्लस, 0 0 जा 0 तो 0, 7 5 जा 35 और 12 10 जा 120। इसका भी टोटल चाहिए तो अपन ने टोटल कर दिया। अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ वैल्यूज को देखो और पुट करो,
वैल्यूज को देखो और पुट करो। dx dy 205 हो गया। इसके बाद माइनस dx का टोटल कितना है भाई, dx का टोटल है 13 इंटू dy का टोटल है 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स n दैट इज 5। कैसे, 1 2 3 4 5 चीजों का कोरिलेशन चेक कर रहे हैं, 5 नंबर ऑफ आइटम्स है तो डिवाइडेड बाय 5। होल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट, अपने को चाहिए था सबसे पहले dx का स्क्वायर, dx का स्क्वायर है 213 माइनस dx का होल स्क्वायर, तो dx तो है अपना 13, तो dx तो है अपना 13, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम इज 5। फिर अंडर द रूट सिग्मा dy स्क्वायर ये रहा 250 इंटू dy का होल स्क्वायर, dy अपना 0 है तो 0 का होल स्क्वायर बाय 5। डन हो गया, वैल्यूज पुट कर दी। अब आपको इसको सोल्व करना है। बेसिकली बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाइज वगैरह या से कोशिश करो कि बिल्कुल सिंपल टर्म्स में आपका आंसर आए, आपको ज़्यादा फ्रैक्शंस वाली चीज़ें ना करनी पड़े। तो ठीक है, अभी 205 को एलसीएम लेके सोल्व मत करना, पहले इस इक्वेशन को सोल्व कर लो। 13 इंटू 0 दैट इज 0 आएगा, 0 डिवाइडेड 5, तो बेसिकली ऊपर वाला आंसर तो आपका आ गया 205 माइनस 0 आ गया। इसके बाद नीचे वाले हिस्से को सोल्व कर लो। 13 का स्क्वायर 169, 169 डिवाइडेड बाय 5, देखो ना ऐसे होएगा। पहले अभी इसको ना एलसीएम लेके मत करना, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। सर 213 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो, फिर माइनस करो, फिर डिवाइड करो, सीधा सीधा फ्रैक्शन को खत्म करो। बेसिकली 213 माइनस 169 डिवाइड बाय 5, 13 का स्क्वायर 169 डिवाइडेड बाय 5, तो बेसिकली आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा आपके पास ये रहा 33.80 आ गया। तो जैसे ही आएगा अब आप इजीली उसे माइनस कर पाओगे। सेम ऐसे ही दूसरे अंडर रूट का फॉर्मूला निकाल लो। 250 ये तो 0 ही है तो इसका 250 माइनस 0 रहेगा, तो माइनस 0 रहेगा तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप इसको इजीली कर सकते हो। 205 डिवाइडेड बाय ये आपका इसमें से माइनस करोगे तो 179.20 इंटू 250। अब आप अंडर रूट सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आंसर को यहीं भी छोड़ सकते हो। ऑलमोस्ट टीचर आधा नंबर काटती है और फिर आपका बाकी क्वेश्चन ठीक हो जाता है। तो बेसिकली ये बहुत ही इजी मेथड है जब मैं इसको समझ जाता हूँ। डिफ़िकल्ट तब है जब मैं इस मेथड को समझता नहीं। कितना ही मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, तरीका सेम है सोल्व करने का, और इससे ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है। बहुत इजी तरीके से आप इसे कर सकते हो। फिर वही 0.97 आएगा, 97 आएगा तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन आप यहाँ पर कर सकते हो। डन। स्टेप डेविएशन मेथड इसी का एक एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन बोले तो जैसे हम वहाँ पर कॉमन फैक्टर ले लेते थे, तो अब यहाँ पर आपके फॉर्मूले में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। फिर से देखो थोड़ा सा ही चेंज है। अभी क्या था फॉर्मूला, सिग्मा डी एक्स डी वाई, उसके बाद अंडर द रूट सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर अंडर द रूट सिग्मा डी वाई का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई, ये तो हो गया बेस फॉर्मूला। इसके बाद माइनस करेंगे सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई बाय एन, अलग अलग करके इसको होल रूट में भेज देंगे। माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय। ये था आपका फॉर्मूला जो हम पढ़ के आए। अब स्टेप डेविएशन मेथड में याद करो आप कॉमन फैक्टर निकालते थे, तो dx का नाम चेंज होकर dx जो था, अगर मैं उसे कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देता था तो आपका d-x आ जाता था। तो पूरे फॉर्मूले में जहां भी dx दिखाई दे रहा है, dy दिखाई दे रहा है, डैश लगा दो। तो d-x d-y d-x d-y d-x का स्क्वायर d-x का होल स्क्वायर d-y का स्क्वायर d-y का होल स्क्वायर हो गया फॉर्मूला तैयार। ये देखो, तो बेसिकली फॉर्मूले को इजी बनाओ भाई, इजी बनाओगे कुछ नहीं है। कोरिलेशन में 4 फॉर्मूले देख के डरने से कुछ नहीं होगा, बड़ा इजी मेथड है। 6 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के मत आना वरना मेरी डांट पड़ेगी। तो बेसिकली आपको क्या समझना है, फॉर्मूला ड्राइव करना सिखा दिया तो इसका मतलब अब माइंड से कहीं ये खिसकना नहीं चाहिए। डन।
तो बेसिक फिर से वही आ गया 5, 10, 15, 20, 25। अब मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ, दूसरा आप इजीली कर लोगे। तो सबसे पहले हमने x को लिख लिया 5, 10, 15, 20, 25। सबसे पहले तो अपने को dx ही निकालना है ना, तो dx निकालते हैं। dx कैसे निकालना था, x माइनस a को एज्यूम करो, मैं 15 एज्यूम कर लेता हूँ, बीच वाला है थोड़ा इजी रहता है। तो 5 माइनस 15, उसके बाद 10 माइनस 15, 15 माइनस 15, घटा दूं ना पूरी सीरीज को, उसमें से माइनस कर दूं ना सारी सीरीज को। तो माइनस का 10 भाई, माइनस का 5, उसके बाद 0, इसके बाद ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 10। क्लियर। अभी डी डेक्स एक्स से काम नहीं चलेगा, स्टेप डेविएशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए अपने को डी एक्स की जगह डी डैश एक्स चाहिए। तो जब मैं डी एक्स को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करता हूँ, अब देखो डी एक्स की वैल्यू तो ये रही। अब 10, 5, माइनस 5, माइनस 10, कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे डिवाइड हो रहा है, बेसिकली 5। तो मैं यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या ले लूँ, 5। पूरी सीरीज को 5 से डिवाइड कर दूँ, तो -2, -1, 0, 1 और 2 हो गया। तो 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 डिवाइडेड बाय 5, 0, 1 और 2 आ गया। ये आ गया डी डैश एक्स, ये आ गया अपना डी डैश एक्स। सॉरी, मैंने इसके आगे डैश लगा दिया, यहाँ डैश नहीं लगा। तो ये आपका आ जाएगा डी डैश एक्स। अब फॉर्मूले में देखो, एक तो डी डैश एक्स चाहिए था, आ गया। अब इसका स्क्वायर करना है। अब डी एक्स की कोई वैल्यू नहीं है अपने, क्यों नहीं है वैल्यू, क्योंकि हमने इसका एक एडवांस वर्जन निकाल लिया। तो अब आपके पास आ जाता है डी डैश एक्स का स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, 1 0 1 2। देखो ये हमने कॉमन फैक्टर ले लिया, ए एज्यूम कर लिया। एज्यूम करने के बाद पूरी सीरीज को उसमें से माइनस कर दिया, डी एक्स आ गया। डी डैश एक्स को कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया, हमने कॉमन फैक्टर 5 लिया। 5 लेने के बाद आपका ये आ गया, तो डी एक्स स्क्वायर आ गया आपका डी डैश एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ओके। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ही सेम वाई की कहानी, डी डैश वाई स्क्वायर निकाल लिया। और आखिरी में आपको डी डैश एक्स डी डैश वाई का मल्टीप्लाई चाहिए। मल्टीप्लाई चाहिए तो बस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। बस वैल्यू पुट करो, काम खत्म। सेम वही है, -1 आ रहा है तो परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन आपके पास है, और आप ये कमेंट कर कर आओगे। डन। अगर अब भी आपको डाउट हो तो मुझे एक बार ज़रूर कमेंट कर देना, मैं शॉर्ट्स में आपकी इस चीज़ का सोल्यूशन डाल दूंगा। बेसिकली बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये सोल्व करना है, फालतू का टाइम इस पर नहीं लगाना, इजी मेथड है। ओके। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आर कोई यूनिट नहीं है, ये सिर्फ आपको एक कोरिलेशन बता रहा है कि भैया ज़्यादा कोरिलेटेड है या नहीं है। तो आर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर नेगेटिव वैल्यू है तो इन्वर्स रिलेशन है, यानी एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। पॉजिटिव है तो एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। ज़ीरो है तो कोई कोरिलेशन नहीं है, अनरिलेटेड हैं। उसके बाद 1 और ये जो है वो परफेक्टली है, प्रोपोर्शनेट है, और हाई डिग्रीज़ में 1 और +1 के बीच में कहीं भी आ सकती है। तो आपकी वैल्यूज़ है तो वो हाई डिग्री, लो डिग्री, मॉडरेट भी हो सकती हैं। तो ज़्यादा थ्योरी के ऊपर फोकस मत करना, सिर्फ आप इस चीज़ को कर कर देखो, बहुत ही ईजी सा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से करके देख लेना, मुश्किल सा क्वेश्चन अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। इसके बाद आपके पास आ जाता है स्पियर्समैन का थर्ड मेथड, रैंक कोरिलेशन मेथड। तो बेसिकली स्पियर्समैन ने रैंक के हिसाब से कोरिलेशन देने की कोशिश करी, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही इजी मेथड है अगर मैं इसे समझ जाऊं तो देखो क्या मतलब है। जैसे सपोज मैं से कोई भी रियलिटी शो देख रहा हूँ, जैसे से आप डांस इंडिया डांस देख रहे हो, आजा नच ले, कोई भी आप रियलिटी शो देख रहे हो, तो क्या होता है वहाँ पर जजेस होते हैं ना जजेस। तो बेसिकली जो जजेस होते हैं, से एक जज है एक्स और अपना एक जज है वाई। ओके। तो अब ये हमारे कैंडिडेट्स को, से अपने कैंडिडेट्स हैं ए बी और सी। अब ये कैंडिडेट्स को या तो मार्क्स देंगे, मतलब से 10 में से 8 दे दिए, 10 में से 7 दे दिए, जिसका जैसा परफॉर्मेंस लगा वैसे। तो बेसिकली से इन्होंने सबसे पहले इन्हें मार्क्स दे दिए,
10 मार्क्स, भाई बहुत बढ़िया था, टॉप क्लास था, एक को 8 दिए, एक को 5। ऐसी जज भाई अपने हिसाब से मार्क्स देगा, लेकिन कैंडिडेट तो वही रहेगा ना। जैसे भाई एक कैंडिडेट को, जज भाई को जो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, इसे 9 दिए, उसके बाद जो बी कैंडिडेट था उसे 6 मार्क्स दिए, और जो सी कैंडिडेट था ये बहुत ही बढ़िया लगा इसको, और इसे 10 मार्क्स दिए जज वाई ने। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आप क्या चीज निकालने की कोशिश कर रहे हो कि दोनों जज के डिसीजन में कितनी समानता है या कितना कोरिलेशन है। तो रैंक कोरिलेशन आपको यही बताता है। अब यहां पर मार्क्स दे रखे होंगे तो सबसे पहले आप मार्क्स के हिसाब से पोजीशन निकालेंगे, रैंक निकालेंगे, क्योंकि रैंक कोरिलेशन मेथड है, तो रैंक होगी तभी तो बात आगे बढ़ेगी। तो यहां तो इन्होंने मार्क्स दे रखे हैं भाई, 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, 5 मार्क्स, इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स उसको फर्स्ट रैंक दे दे। मैंने इनको फर्स्ट रैंक दे दी, दूसरे वाले के 8 मार्क्स है, इसे सेकंड रैंक दे दी, और इसके सबसे कम है तो थर्ड रैंक। अब आ जाते हैं हम वाई वाले पे। वाई वाले ने रैंक फर्स्ट किसको दी, वाई वाले ने रैंक फर्स्ट दी सी को, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स उसके हैं। दूसरे नंबर पर 9 मार्क्स और तीसरे नंबर पर 6। तो इस तरीके से आप शेड्यूल बना लेंगे, चार्ट बना लेंगे, और फिर रैंक कोरिलेशन मेथड को सोल्व कर लेंगे। रैंक कोरिलेशन मेथड बहुत ही इजी है अगर मैं इसे समझ जाऊं तो। क्लियर? तो मैं आपको ये तीनों क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। 3 तरीके हैं इसके, और तीनों ही क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। तो देखो, रैंक कोरिलेशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। डी का मतलब है डिफरेंस बिटवीन रैंक ऑफ 2 जजेस, एंड एन क्यूब माइनस एन, यानी नंबर ऑफ कंटेस्टेंट या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी आप इसे कह सकते हो। तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, डी बेसिकली रैंक का डिफरेंस है, और एन इज द नंबर ऑफ पेयर्स या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी आप इसे समझ सकते हो। तो यहां पर 3 ऑप्शन है, देखो 3 तरीके हो सकते हैं। व्हेन रैंक्स आर गिवन, सीधा सीधा रैंक दे रखी है भाई, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, एक तरीका डन। दूसरा हो सकता है रैंक्स आर नॉट गिवन, रैंक्स गिवन नहीं है, इसका मतलब मार्क्स दे रखे, जैसे मैंने आपको अभी अभी ऊपर एग्जांपल में समझाया कि भाई मुझे 10 मार्क्स मिले हैं, मार्क्स मिले तो मेरी फर्स्ट पोजीशन, तो मैं इसलिए रैंक निकालूंगा। तो बेसिकली जब मार्क्स गिवन होंगे, रैंक गिवन नहीं होगी, तो मैं रैंक कैलकुलेट कर कर फर्स्ट मेथड पर पहुंच जाऊंगा। और व्हेन द वैल्यू ऑफ सीरीज आर सेम, अब क्या हो जब 2 कंटेस्टेंट को सेम मार्क्स मिल जाए, भाई ए और बी को सपोज दोनों का 9 मार्क्स मिल जाए, तो कैसे करें। ये 3 आपकी कंडीशंस आपको यहां देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले वाला करते हैं बहुत ही इजी तरीके से, जैसे ही आपको समझ में आएगा तो क्लियर हो जाएगा। देखो, इन फैंसी ड्रेस कंपटीशन 2 जजेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रैंक्स ऑफ 10 पार्टिसिपेंट। तो ये जो आपको दे रखा है ना, ये रैंक्स दे रखी है। क्लियर है? रैंक दे रखी है तो अपना आधा का आधा काम सोल्व हो गया, कुछ नहीं करना। जज एक्स, जज वाई, और यहां पर इस तरीके से इसे लिख दो, जज वाई ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आ जाते हैं जज वाई की, उन्होंने कैसे रैंक दी, 10 6 5 4, 10 6 5 4, उसके बाद 7 9 8 2, 7 9 8 2 1 3, ये लिख लिया। अब अपने को चाहिए डिफरेंस, अपने को क्या चाहिए, डिफरेंस। डी R1 माइनस R2, रैंक 1 माइनस रैंक 2। क्लियर हो गया? तो अब इसको 1 माइनस 10 दैट इज माइनस 9, 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4, 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 2, 4 माइनस 4 0, 5 minus 7 that is minus 2, 6 minus 9 that is minus 3, 7 minus 8 that is minus 1, 8 minus 2 that is 6, 9 minus 1 that is 8, 10 minus 3 that is 7। अपने को फॉर्मूले में क्या चाहिए था, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन। अपने को डी स्क्वायर चाहिए था, डी से कोई लॉजिक नहीं है, तो अब मैं इसका क्या कर दूं, स्क्वायर। तो 9 9 जा 81, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 0 4, 3 3 जा 9, 1 6 6 जा 36, 64 और ऐसे 49। तो अब आपके पास देखो ये टेबल तैयार हो गई, आ गया डी स्क्वायर। अब आपने को सिर्फ 6 सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए था, ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। तो 1
ये तो था ही ऐसे। 6 इंटू डी स्क्र आपका क्या आ गया टोटल 264 डिवाइडेड बाय एन क्यूब, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 10, तो 10 क्यूब माइनस 10 दैट मीन्स 1000 माइनस 10 दैट इज 990 आ गया। अब आप इसे सोल्व कर सकते हो। आंसर आपके पास आ रहा है माइनस का 0.6। बेसिकली दोनों जज की जो डिसीजन है वो ज़्यादा मैच नहीं कर रहे। देर इज ए नेगेटिव कोरिलेशन ऑफ द ट्यून 0.6 इज विच इज फेयरली हाई। हाई नेगेटिव कोरिलेशन सजेस्ट दैट टू सेट्स ऑफ जजमेंट आर फेयरली अपोजिट टू ईच अदर। दोनों के जो जजमेंट है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, एक किसी को फर्स्ट कह रहा है और एक किसी को फर्स्ट कह रहा है। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद आपके पास आ जाता है रैंक कोरिलेशन का दूसरा मेथड, जहां पर रैंक्स गिवन नहीं होंगी, वहां पर आपको जजेस ने मार्क्स दिए होंगे। ठीक है, अब मार्क्स दिए होंगे तो सबसे पहले आपको रैंक निकालनी पड़ेगी और उसके बाद आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि फॉर्मूले में आपको डी निकालना है और डी तो रैंक 1 माइनस रैंक 2 होता है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले जजेस की भी रैंक निकालनी पड़ेगी और सेकंड वाले जज की भी। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं इसके अंदर कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहले मैं जज एक्स को ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है इसके अंदर। यहां पर देखो जज एक्स ने मार्क्स दे रखे हैं, लिखा है ना कि मार्क्स गिवन है। तो 15, 17, 14, 13, 11, 12, 16, 18, 10 और 9, ये आपके मार्क्स गिवन है। अब हम इसको रैंक देंगे। मैं कहता हूं कि भाई जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा आए उसको हम अपा फर्स्ट रैंक देंगे और उससे कम आए तो सेकंड। क्लियर है? इजी तरीका। तो 18th वाले को अपा 1 रैंक देते हैं। उसके बाद क्योंकि 18 इसमें सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद दूसरे मार्क्स कौन से हैं 17, तो 17 को हम 2 दे रहे हैं। उसके बाद 16 को 3rd पोजीशन, उसके बाद 15 को 4th पोजीशन दे रहे हैं। 15th को हम दे रहे हैं 4th पोजीशन, उसके बाद 14th को हम दे रहे हैं 5th पोजीशन, 13th को हम दे रहे हैं 6th पोजीशन, 12th को हम दे रहे हैं 7th पोजीशन, 11th को हम दे रहे हैं 8th पोजीशन और 9th को 10 जो मार्क्स आए उसे हम दे रहे हैं 9th पोजीशन और सबसे कम मार्क्स वाले को आखिरी पोजीशन। आ गई हमारे पास रैंक 1। क्लियर या कोई डाउट? अब जैसे आपने जज एक्स के अंदर रैंक दी है, सेम आप जज वाई के अंदर भी ऐसे ही रैंक दोगे। तो मैं आपके यहां पर मार्क्स लिख लेता हूं 15, 12, 4, 6, 7, 9, 3, 10, 2, 5। अब जिसका सबसे बड़ा नंबर होगा उसी को हम सबसे ज़्यादा रैंक देने की कोशिश करेंगे। फिर से वही बात जो हमने जज एक्स के बारे में की थी, सेम वही कहानी हम जज वाई के बारे में रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 15 सबसे बड़ा नंबर है तो हम इसे देंगे फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद 12 को हम देंगे सेकंड पोजीशन। उसके बाद 10 को हम देंगे 3rd पोजीशन। इसके बाद 10 से कम 9 को हम देंगे 4th पोजीशन। 4 से 9 से कम हमारे पास जो है वो 7 है तो 7 को हम देंगे 5th पोजीशन। 6 को जो 6 मार्क्स है उसकी 6th पोजीशन आएगी। 6 के बाद आपके पास आ जाता है 5, इसको हम देंगे 7th पोजीशन। उसके बाद 4 को देंगे हम 8th पोजीशन। 3rd को देंगे हम 9th पोजीशन और सेकंड जिसके 2 मार्क्स आए हैं वो सबसे आखिरी में 10th पोजीशन। क्लियर मेरी बात? यहाँ तक कोई डाउट? बुक में इसका उल्टा किया हुआ है। बुक में इसका उल्टा किया हुआ है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब? मैंने सबसे ज्यादा मार्क्स वाले को रैंक 1 दी, ठीक है, ऐसे करते करते मैं रैंक कम करता चला गया। क्लियर है? तो ऐसी फर्स्ट, सेकंड, 3rd पोजीशन, क्योंकि अपने को समझ में आती है ये चीज कि भाई मार्क्स ज्यादा होंगे तो फर्स्ट पोजीशन आएगी। ऐसे ही बुक में क्या किया हुआ है, बुक में जिसके सबसे कम नंबर थे ना उसे फर्स्ट पोजीशन दे दी। देखो यहां पर जिसके सबसे कम नंबर थे उसको फर्स्ट पोजीशन दे दी, ठीक है, तो उसके ऊपर बढ़ाता चला गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें तो सिर्फ रैंक का बीच का डिफरेंस निकालना है। तो आप किसी तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान देने वाली एक ही बात है, ध्यान देने वाली एक ही बात है कि अगर आपने जज एक्स में बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ, ज्यादा मार्क्स से कम मार्क्स की तरफ आप पोजीशन देते आ रहे हो तो सेम जज वाई में भी वही काम करना है।
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कम मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स वालों को 1 2 3 4 किया या फिर ज़्यादा से कम वाले को 1 2 3 4 किया। मैंने ज़्यादा से कम वाला करके दिखाया है और बुक में कम से ज़्यादा वाले के 1 2 3 4 पोजीशन दे रखी है। सिर्फ ये बात आपको समझनी ज़रूरी है। ये मत सोचना अरे सर ने क्या कर दिया, क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको इससे भी सोल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका रैंक 1 आ गया, ये आपका रैंक 2 आ गया। अब यहां पर आप डिफरेंस निकालोगे, दैट इज R1 माइनस R2। ओके हो गया। तो 4 माइनस 1 दैट इज 3, 2 माइनस 2 दैट इज 0, 5 माइनस 8 दैट इज -3। उसके बाद 6 माइनस 6 दैट इज 0। उसके बाद 8 बाय माइनस 5 दैट इज 3, 7 माइनस 4 दैट इज 3। उसके बाद 3 माइनस 9 दैट इज -6, 1 माइनस 3 दैट इज -2, 9 माइनस 10 दैट इज -1 और 10 माइनस 7 दैट इज 3। अब आप चाहो तो इसको स्केयर करके इसका टोटल निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं इसका स्केयर कर रहा हूँ। 3 का स्केयर आ गया 9, 0 का स्केयर 0, 3 का स्केयर फिर से 9, फिर 0, फिर 9, फिर 9। उसके बाद 6 का स्केयर 36, फिर आपका ऐसे 4, उसके बाद 1, उसके बाद 9, ठीक है। अब आप इसका टोटल करोगे तो सेम वही आपका टोटल इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। देखो 9 0 9 9 9 36 4, उसके बाद 1 9। तो आपका जो टोटल है ना वो बिल्कुल सेम आएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको सिर्फ यही चीज़ कर कर दिखाई है। तो ये आ गया आपका टोटल 86। आप चाहो तो मेरे वाली कैलकुलेशन का टोटल भी चेक कर सकते थे। मैंने थोड़ा सा आपको स्पीड अप कर दिया, यहाँ थोड़ा मैसी हो गया, इसलिए मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ रैंक देने का तरीका ही इम्पोर्टेंट है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके मेरी बात। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर समझना ज़रूरी है। इसके बाद तो आपका बस सिंपल फॉर्मूला पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। डन। इसके बाद तीसरा मेथड और आ जाता है। टीचर कहीं ना कहीं इस मेथड को ज़्यादा देना प्रेफर करती है क्योंकि ये तीनों ही रैंक कोरिलेशन मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कॉम्प्लिकेटेड आप कह सकते हो। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया फिर इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं बचती। इसका डाटा मैं आपको पीछे कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये डाटा लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये आपके पास मार्क्स इन स्टैट और मार्क्स इन इकोनॉमिक्स हैं। तो बेसिकली मैं इसे यहाँ पर स्टैट लिख रहा हूँ और यहाँ पर इसे इकोनॉमिक्स लिख रहा हूँ। ओके, तो मार्क्स को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक बारी में आपको ये पूरा हो जाएगा, फिर मैसी भी नहीं होगा। तो 15 10 20, उसके बाद 28, 15 10 20 28, 12 10 16 18, 12 10 16 18 हो गया। डन। मैं थोड़ा सा लाइंस लगा देता हूँ ताकि हमें बिल्कुल क्लियर विजन मिले, कोई कंफ्यूजन माइंड में ना बचे। डन। इसके बाद अभी ये मार्क्स थे, मैं यहाँ पर R1 लिख रहा हूँ। ये मार्क्स थे तो मैं यहाँ पर R2 निकालूंगा। ओके, इसके बाद 16 14 10 12, 16 14 10 12, 11 15 18 12, 11 15 18 12 हो गया। डन। यहाँ तक हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हम इसको सबसे पहले रैंक देने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान देने वाली बात, अब हम रैंक दे रहे हैं। रैंक मैं आपको यहाँ पर दूसरे कलर से देता हूँ ताकि हमें बिल्कुल क्लियर कट हो। मेरा तरीका है कि मैं ज़्यादा वाले नंबर को फर्स्ट रैंक देता हूँ। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर जो मुझे दिखाई दे रहा है 28, मैंने इसको दे दी रैंक 1। हो गया। इस वाले रैंक कोरिलेशन में क्या फ़र्क है जो पिछले सेकंड वाले में नहीं था। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं दो नंबर एक दूसरे से मैच हो रहे होंगे। तो जैसे ही मैं कोई पोजीशन देखता हूँ तो देखो 10 10 10 यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इस सिचुएशन को देखेंगे जब ये आएगी। अभी 28 को मैंने फर्स्ट पोजीशन दी, सेकंड पोजीशन ढूंढो भाई किसकी है। 28 से छोटा नंबर 20 लग रहा है, इसको हमने दे दी सेकंड पोजीशन।
क्लियर हो गया। 20 के बाद उससे छोटा नंबर हमें दिखाई दे रहा है 18, इसको दे दी हमने थर्ड पोजीशन। 18 के बाद उससे छोटा नंबर मुझे दिखाई दे रहा है 16, इसको दे दी मैंने फोर्थ पोजीशन। 16 से छोटा नंबर देखो भाई 15 दिखाई दे रहा है, ये दे दिया। और उसके बाद उससे छोटा नंबर मुझे दिखाई दे रहा है 12, मैंने इसको दे दिया 6। अब इसके बाद आ रहा है 10। अब ध्यान से समझना जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, 10 दो बार है, 10 दो बार है। अगर मैंने इसको 7th दे दिया तो इसको 8th पोजीशन, तो 10th वाला कहेगा ना भाई मेरे साथ ही भेदभाव क्यों, भाई ऊपर वाले को 7th रैंक दी, मुझे 7 दे देते, या फिर नीचे झगड़ा हो जाता ना दोनों के बीच में। तो हमने क्या किया भाई, ना तेरा ना मेरा, तुम दोनों की पोजीशन 7 और 8 थी ना। एक 10th को अगर मैं 7 देता तो दूसरे 10 को मुझे 8 देनी पड़ती, तो दोनों झगड़ा करते। हमने कहा भैया हम क्या कर देते, तुम्हारे बीच में टाई अप कर देते हैं, टाई अप कर देते हैं, सेटलमेंट करा देते हैं, तुम दोनों को हम क्या करें, एवरेज निकाल देते हैं। तो 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, क्योंकि दो नंबर के बीच में बंटना है चीजें। तो भैया आधा आधा कर दिया मैंने उसको, आधा आधा करने का मतलब 7 + 8/2 दैट इज 7.5। तो ना तो 7th पोजीशन देंगे ना तो 8th पोजीशन देंगे, दोनों को 7.5 में सेटल कर देंगे। अब ये भी खुश और वो भी खुश। क्लियर मेरी बात, यहां तक कोई डाउट पहले रैंक देने में। इसके बाद इसके फॉर्मूले में भी चेंज है, वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले रैंक समझ में आना जरूरी है। ना तो 7th रैंक देंगे ना तो 8th रैंक देंगे, दोनों के बीच की सेटलमेंट करा देंगे और दोनों को 7.5 रैंक देकर सेटल कर देंगे। क्लियर। अब आ जाते हैं यहां पर। यहां देखो भाई दूसरे वाले इकोनॉमिक्स के नंबर है, सबसे ज्यादा नंबर आपके कौन से हैं, सबसे ज्यादा नंबर जो मुझे दिखाई दे रहे हैं दैट इज 18। 18th वाले को देते हैं हम फर्स्ट रैंक। 18 से कम मुझे 16 दिखाई दे रहे हैं, इसे देते हैं सेकंड रैंक। 16 के बाद आपको 15 दिखाई दे रहा है, इसे हम देते हैं 16 के बाद 15 को थर्ड रैंक। उसके बाद 15 के बाद 14th को 4 रैंक। 14 के बाद आपके पास 12th के लिए देखो फिर से दो झगड़ा हो गया। अब यहाँ पर देखो 12th में 5th और 12th में 6th, दो पोजीशन देनी पड़ती ना, फिर से झगड़ा करते ये लोग। अब झगड़ा करते तो इस झगड़े को सोल्व करना था, सोल्व करना है तो कैसे करें, सोल्व करेंगे 5 और 6 ना तेरे को दूंगा ना उसको दूंगा, तो मैं क्या करूंगा 5.5 कर दूंगा। तो ये हो गया 5.5, ये हो गया 5.5। लेकिन हमारी दो रैंक पोजीशन जा चुकी है, 5वीं और 6ठी, क्योंकि इन दोनों के बीच में सेटलमेंट कर दी। अब हम जब इससे अगला नंबर है तो वो है 7th पोजीशन का, और 10th वाले को हम देंगे 8th पोजीशन। ये बात यहां पर समझना बहुत जरूरी है। क्लियर, या कोई डाउट पहले यहां हो गया। ओके। तो बेसिकली जब 5 और 6 रैंक जा चुकी थी, क्योंकि हमने इसके बीच में सेटलमेंट करके 5.5 दोनों को दे दी थी, तो 5 और 6 रैंक तो चली गई, तो अगला जो कम नंबर आएगा उसे 7th रैंक मिलेगी। 5 और 6 अब किसी को नहीं मिलेगी। ये इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो समझना जरूरी थी। अब बाकी सेम है। अब आप यहां पर क्या करने वाले हो, यहां पर अब आप डिफरेंस निकालने वाले हो। अब आप यहां पर निकालोगे d इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो बेसिकली 5 माइनस 2 दैट इज 3, 7.5 माइनस 4 दैट इज 3.5। इसके बाद 2 माइनस 8 दैट इज 6, माइनस का 1 माइनस 5.5 दैट इज माइनस का 4.5, 6 माइनस 7 दैट इज -1, 7.5 माइनस 3 दैट इज 4.5, 4 माइनस 1 दैट इज 3, और 3 माइनस 5.5 दैट इज 2.5। हो गया। अब अपने को तो डी स्केयर चाहिए होता है, हम इसका डी स्केयर निकाल देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 3 का स्केयर दैट इज 9, 3.5 का स्केयर ये आपका 12.25, 6 का स्केयर 36, 4.5 का स्केयर 0.25, 1 का स्केयर 1, इसका फिर 20.25, 3 का स्केयर 9 और 2.5 का स्केयर ये हो गया आपका 6.25। क्लियर हो गया। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास ये आंसर बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा। देखो आपकी वैल्यूज़ बिल्कुल यही आई हुई है, और ये रही देखो आपकी 9, 12.25, 36, 20.25, 1, 20.25, 9 और 6.25। तो बेसिकली जब आप इसका टोटल करोगे तो आपका डी स्केयर आ जाएगा 114।
क्लियर। इसके बाद इस क्वेश्चन के फॉर्मूले में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक पेयर तो ये रहा जिसके अंदर आपने सेटलमेंट कराई थी, एक पेयर आपका ये रहा जिसके बीच में आपने सेटलमेंट कराई थी ना, ये सेटलमेंट कहीं ना कहाँ गई आपकी सेटलमेंट, ये रही 5.5 वाली सेटलमेंट कराई थी ना। तो ये जो सेटलमेंट थी ना, यही आपको फॉर्मूले में चेंजेस ला कर देगी। देखो 1 माइनस 6 सिग्मा, 6 को बाहर रख लेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर अंदर भेज देंगे, प्लस 1/12। यहाँ देखो यहाँ फर्क है, यहाँ आपके एक ग्रुप में आपने रैंक को डिवाइड किया था, तो दो बंदों के बीच में रैंक डिवाइड एक बार हुई एक्स में, एक बार हुई वाई में, एक बार हुई स्टैट में, एक बार हुई इको में। तो अब यहाँ पर आप कंबाइन करोगे m³ माइनस m, एक ग्रुप के लिए हो गया ना एक ग्रुप। अब आपका ऐसे ही दूसरे ग्रुप के लिए भी करोगे तो प्लस 1/12 m³ माइनस m, डन हो गया। तो ये था आपका पहला वाला ग्रुप, तो आप 1 1 दे सकते हो इसको, दूसरे वाले ग्रुप के लिए 1 1। तो ऐसे जितने आपके पेयर बनते जाएंगे उतना ही आप ये 1/12 1/12 ऐड करते जाओगे। 2 वर्ड्स का पेयर बना था तो आपने 2 को ऐड किया, 3 का पेयर बनता तो आप 3 को ऐड करते। क्लियर है मेरी बात। और नीचे वाला बेस बिल्कुल सेम है, n³ माइनस n। ओके, तो अब आप वैल्यूज पुट कर दोगे तो 1 माइनस 6 डी स्क्वायर की वैल्यू 114 आई थी, 1/12 और m³ 2 का पेयर बनाया था तो 2 का क्यूब यानी 8 माइनस 2 प्लस 1/12 8 माइनस 2, और इसके बाद नीचे कितने आपके नंबर रैंक्स थी 8³ माइनस 8। डन हो गया यहाँ तक। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, तो ये अब आप इसको सॉल्व कर पाओगे इजीली। तो ये आएगा 1 माइनस 6 114 और ये 8 माइनस 6 है तो 6/2 दैट इज प्लस 1/2 प्लस 1/2 और ये डिवाइडेड बाय 8³ दैट इज 512 माइनस 8। क्लियर है। तो अब मैं 1 हाफ हाफ करके 1 तो 115 हो जाएगा, तो 1 माइनस 6 इंटू 115 डिवाइडेड बाय 504। डन हो गया यहाँ तक। इसके बाद आप इस इक्वेशन को अलग से सोल्व करो, 1 में से माइनस कर दो, 0.36 आ रहा है, तो यानी कि जो रैंक कोरिलेशन है उसका आंसर माइनस या नेगेटिव है, यानी जज भी बिल्कुल अपोजिट आंसर दे रहे हैं। हो गया ओके। तो सबसे पहले मैं आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स बीच में आ रही है तो वो पढ़ा दूं। स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड इज द इजियर देन अदर कोरिलेशन मेथड। रैंक कोरिलेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, कन्वीनियंट है, इजी है, आप आराम से चीज़ों की प्रेफरेंस दे सकते हो। रैंक मेथड सुपीरियर है कहीं ना कहीं बाकी सारे मेथड से। रैंक कोरिलेशन की डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इन केस ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट कैन हैंडल ओनली लिमिटेड नंबर। आप 2 ही चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, 2 से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्लियर है। इसके बाद इम्पोर्टेंस आ जाता है आपका। इंपॉर्टेंस की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ लॉ एंड कंसेप्ट, फॉर्मेशन आप कंसेप्ट्स वगैरह को बिल्ड कर सकते हो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हो, क्या चीज़ कर रहे हो, क्या चीज़ स्टडी कर रहे हो, प्राइस के कम होने से डिमांड पर कितना फ़र्क आएगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। बिजनेस डिसीजंस ले सकते हो, आने वाला टाइम कैसा रहेगा, आने वाले टाइम में प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी से आप पॉलिसी को भी फॉर्मुलेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। यहाँ तक हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू।